वैसे तो पूरा घर बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था, पर घर में प्रार्थना कक्ष में जहाँ श्री राम थे वहाँ अंधेरा था। हर दिन दीप जलाकर वहाँ अनामिका श्री राम की पूजा किया करती थी, पर 2-3 दिनों से उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो प्रार्थना कक्ष नहीं आ पाई। वहाँ कोई दिया नहीं जला, इसीलिए भगवान श्री राम खुद उस कमरे में मूर्ति से बाहर प्रकट हो गए। प्रिय प्रिय अनामिका, तुमने आज तक कभी बिना बताए मुझे सब्जी मंडी तक नहीं गई। फिर अचानक से ऐसा तुम्हें क्या हो गया कि 2-3 दिनों तक तुम यहाँ पर आई नहीं? बिना तुम्हारे आवाज़ सुने, बिना प्रार्थना सुने, बिना तुम्हारे हाथ के प्रसाद खाए मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? तुम जहाँ भी रहो, बस मुझे एक बार अपने मन में याद करो, मैं तुरंत तुम्हारे सामने आके प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान राम वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन जब आधी रात थी, घने जंगल में एक पुराना घर था जो कि नष्ट हो चुका था। वहाँ पे एक पुराना लैंप लटका हुआ था। उस रोशनी में घर के एक कोने में अनामिका के हाथ पैर बांध के किसी ने फेंक दिया था। पूरे शरीर में उसे चोट लगी हुई थी। वो दर्द के मारे तड़प रही थी। प्रभु राम, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाती है। फिर चेहरे पे मास्क लगा के वहाँ पे अरविंद आता है। उसके बाएं हाथ में फोन था जो कि अचानक से बज उठा और उसके दाहिने हाथ में एक बड़ा सा लोहे का रॉड था। वो मोबाइल की तरफ देखता है, लिखा हुआ था होम मिनिस्टर कॉलिंग। जल्दी से वो फोन उठाता है। कहिए मैडम। अरविंद, अनामिका ने मुंह खोला क्या? अभी तक तो नहीं मैडम, 1 घंटा पहले ही सुशीला ने उसे बहुत मारा पर वो बेहोश हो गई। अभी मैं एक आयरन की छड़ी लेकर उसके पास जा ही रहा हूँ। जो आप सोच रही है वो जरूर हो पाएगा मैडम। देखो अरविंद, जब तक काम नहीं हो जाता है हमें अनामिका को कैसे भी जिंदा रखना होगा। चाहे तुम जितना भी पीटो, जैसे भी पीटो, बस वो मरनी नहीं चाहिए और हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है मैडम। ऐसा कहकर वो जमीन पे पड़ी हुई अनामिका के पास आता है। वो लोहे के रॉड से अनामिका के पीठ पर थपथपाया, पर अनामिका में कोई हलचल नहीं थी। फिर अरविंद को थोड़ी दूर पे एक लकड़ी के बेंच के ऊपर एक बाल्टी दिखता है। वो बाल्टी में पानी भर के ले आता है। फिर अरविंद उस बाल्टी में पानी भर के ले आता है और गुस्से के मारे जोर से उसके ऊपर डाल देता है। अनामिका बहुत ज्यादा डर गई थी। थके हारे हालत में अनामिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। देखो अनामिका, मेरे हाथों में इस तरह से मार ना खाके तुम अपनी संपत्ति सब लिख दो और मजदूरी करके अपना गुजारा कर लो। इस तरह अरविंद उसे बहुत समझाने की कोशिश करने लगा, पर अनामिका उसकी एक बात नहीं सुनी। अनामिका के मंजूर ना होने पे अरविंद चढ़ जाता है। उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो लोहे का रॉड उठा के अनामिका को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे भगवान श्री राम खिड़की के पास आके प्रकट होते हैं। वो अपना हाथ उठाते हैं और एक पत्थर सीधा आके उस बत्ती को मारता है। तुरंत वो बत्ती वहीं पे टूट जाती है। इस बात से अनामिका को थोड़ी ताकत आती है। वहाँ उसे थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही थी। उसी की मदद से वो वहाँ से भागने लगी। अनामिका की भागने की आवाज अरविंद को सुनाई दे देती है। अरविंद भी अनामिका के पीछे पीछे भागने लगता है। उसके हाथ में बंदूक थी। वो अनामिका पे गोली चला देता है। श्री राम वहीं पे प्रकट हो जाते हैं और अनामिका की रक्षा के लिए वो अपना हाथ बढ़ा देते हैं। इसी के साथ गोली श्री राम के हाथ में लग के उसी गति से वापस अरविंद की तरफ जाने लगती है। ये देखकर अरविंद एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है। वो गोली आके सीधा पेड़ पे लगती है। श्री राम को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। प्रभु राम, आप आए हैं। अगर बेटी किसी तकलीफ में हो और पिता को बुलाए तो क्या पिता वहाँ पे नहीं आते हैं? मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो। श्री राम की ऐसी बातें सुन के अनामिका अपने पायल की आवाज करते हुए आगे बढ़ने लगी। उधर पेड़ के पास बैठा अरविंद को अपने पास मौजूद चाकू की याद आई। जल्दी से वो चाकू निकालता है और जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ जोर से फेंकता है। जब चाकू तेज गति से अनामिका की तरफ आगे बढ़ ही रहा था, अनामिका अचानक से चलना बंद कर देती है क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो रहे थे। फिर श्री राम वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। अपनी शक्ति से वो चाकू की दिशा को घुमा देते हैं जिस तरफ अरविंद था। ये देखकर अरविंद भागने लगता है और जाके एक पेड़ से टकरा जाता है। अचानक से उसके चेहरे से वो मास्क गिर जाता है। अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है। उस रोशनी से दिखता है कि ये रमेश है।
रमेश को देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। वो बस देखते ही रह जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उस सदमे से बाहर आती है। हे प्रभु राम, ये तो मेरे पति है। उसकी बातें सुनकर श्री राम उस चाकू को हवा में ही अदृश्य कर देते हैं। तब तक शारदा उस पुराने घर पे एक कार से आती है। श्री राम की रोशनी से वो पूरा घर जगमगा रहा था। रमेश रोने लगता है। श्री राम और अनामिका खड़े खड़े उन्हें देख रहे थे। ये सब देखकर शारदा परेशान होकर कहती है, अरे बेटा रमेश, क्या हुआ है? मुझे सब सच पता है माँ जी। आप मेरी जायदाद के लिए मुझे मारना चाह रही थी। अगर आप खुद मेरे पास आके मेरी जायदाद मांगती तो मेरी पूरी जायदाद मैं आपको दे देती। अगर आप खुशी खुशी प्यार से मुझसे एक बार भी कहती तो मैं पूरी जायदाद आपको लिख देती माँ जी। इसके बावजूद भी शारदा को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। वो अनामिका के पास गुस्से से आई और कहने लगी, ठीक है तो अब लिख दो, नहीं तो तुम मेरे हाथों में मरोगी। मुझे मेरे प्रभु राम पे पूरा भरोसा है। जब तक वो मेरे साथ है आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहकर अनामिका कस के शारदा को थप्पड़ लगाती है। शारदा वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। फिर प्रभु राम अपनी दिव्य शक्ति से सुरक्षित तरीके से जंगल से अनामिका को बाहर निकालते हैं। अगले दिन रमेश और शारदा दोनों दुखी होकर पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। तुम्हारी बातें सुन के मैं अच्छी दिल वाली मेरी पत्नी को मारने की कोशिश किया और अब लॉकअप में हूँ। अच्छा होता अगर मैं ही उसे कहता कि पूरी जायदाद तुम लिख दो। ऐसा कहकर रमेश रोने लगता है। प्रार्थना कक्ष में प्रभु श्री राम को अनामिका फूल फल चढ़ा के अच्छे से पूजा करती है। श्री राम की मूर्ति के सामने दीप जलाती है, अगरबत्ती जलाती है। प्रभु राम के सामने वो बहुत खुश होकर बैठी हुई थी। प्रभु राम, मेरे चढ़ाए हुए फलों को स्वीकार कीजिए। इस तरह कहने पे मूर्ति के अंदर से प्रभु राम निकल के प्रकट हो जाते हैं। प्रभु राम को इस तरह साक्षात देखकर अनामिका खुश होकर कहने लगी, पिता राम, आप यहाँ पे आए हैं। चलिए देर किए बिना प्रसाद ग्रहण कीजिए। तुमने प्रार्थना की, प्रसाद बनाया, मैं उसे बिना खाए कैसे रहूंगा? मैं जरूर उसे ग्रहण करूंगा। तुम मुझे खिला दो। प्रभु राम की इस तरह से कहने पर अनामिका की खुशी से आंखें भर आती है। वो प्रसाद अपने हाथ से खिलाने लगती है और प्रभु श्री राम भी आनंदित होकर अनामिका के हाथों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार। अमीर विधि ढेर सारे जेवर पहन के पैदल रास्ते से जा रही थी अपनी सहेली शारदा से मिलने के लिए। वही रोड किनारे करंट पोल के पास रतन नाम का एक चोर खड़ा हुआ था और इंतजार में था कि जब भी कोई अकेली महिला यहाँ से जाए तो वो सोना दाना छीन ले। तभी उसकी नजर अमीर विधि पे पड़ती है और वो खुश होकर कहता है, अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत अच्छी है। मैं एक सोने के चेन के बारे में सोच रहा था। यहाँ तो सोने की देवी ही चल के आ रही है, पर बात यह है कि सारा सोना एक साथ मैं कैसे छीनूं? इस तरह सोचते हुए अमीर विधि को वो देख रहा था, पर अगर वो दूसरी तरफ से भी देखा होता तो वो बाद में पुलिस स्टेशन में ना होता। थोड़ी ही दूर में बुलेट से एसआई अनामिका उस रास्ते से जा रही थी, पर चोर रतन ने ये चीज गौर नहीं की। वो देर ना करते हुए अमीर विधि के पास जाता है और उसके सारे जेवर को छीन के वहाँ से भागने लगता है। इसी के साथ अमीर विधि जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, मेरे गहने, मदद करो, कोई उस चोर को पकड़ो, मेरे गहने लेकर वो भाग रहा है, कोई मेरी मदद करो। उसकी चिल्लाने की आवाज एसआई अनामिका को सुनाई देती है और वो अपना बुलेट लेके उसके पास जाके हाजिर हो जाती है। क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने मेरे सारे गहने चुरा के भाग गए, आप उसे पकड़िए। उसके बाद अनामिका की नजर पड़ती है उस चोर रतन पे जो गहने लेकर भाग रहा था। अनामिका बुलेट लेके उसके पीछे पीछे भागती है। तेज बुलेट चला के अनामिका चोर रतन के पीछे पीछे आती है और पीछे से उसे जोर से धक्का मारती है, जिस वजह से रतन नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में जो जेवर थे वो सारे छिटक के गिर जाते हैं। ऐसा ही अनामिका बुलेट से नीचे उतरती है और नीचे गिरे हुए चोर को उठाकर कहती है, जिस इलाके में मैं पुलिस हूँ उस इलाके में वो भी दिन के वक्त कोई चोर जेवर चुरा के भाग रहा है। हाँ, ऐसा कहकर एसआई अनामिका एक मुट्ठी बनाती है और कस के रतन के पेट में घूसा मारती है। चोर जोर से चिल्लाता है। तब तक वहाँ पे अमीर विधि आ जाती है।
अनामिका उसके सारे जेवर उसके हाथ सौंप देती है। देख लो जरा सब है कि नहीं। हाँ हाँ है, आपका धन्यवाद। उसके कहने के बाद एसआई अनामिका चोर रतन को अपने बुलेट पे बैठाती है और फिर वहाँ से लेके चली जाती है। विधि अनामिका को देखकर, ये महिला जो पुलिस ड्रेस में थी, जैसे वो रोड पर थी वैसे ही अगर अपने सास ससुर के साथ हुई ना तो मेरी हंसी नहीं रुकेगी। फिर अमीर विधि सारे जेवर को पहनकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में ही विधि शारदा के घर पहुँच जाती है। वो जाके सोफे पे बैठती है और बातचीत करने लगती है। ठीक उसी वक्त बड़ी बहू अनामिका पुलिस ड्रेस में वहाँ पे आती है। पुलिस ड्रेस में अनामिका को देखकर विधि पहचान लेती है। फिर शारदा को वो एक एक बात खुल के बताती है। बहुत अच्छी बात है अनामिका। ठीक है माँ, फिर मैं एक बार स्टेशन जाती हूँ। कौन सा स्टेशन बहू, फायर स्टेशन या रेलवे स्टेशन? हाँ माँ जी, मैं ऐसा ही हूँ, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। वो तो पहले बताना चाहिए था ना बहू। वैसे हमारी लॉयर बहू अवंतिका कहाँ है? इस तरह से पूछने पर दूसरी बहू अवंतिका लॉयर के कपड़ों में और तीसरी बहू अपूर्वा डॉक्टर के कपड़ों में शारदा के पास आती है। शारदा अपनी अमीर दोस्त विधि से उनकी मुलाकात करवाती है। तीनों एक दूसरे को देखकर नमस्ते करती हैं। वकील बहू, आज तुम कौन सा कोर्ट जा रही हो? टेनिस कोर्ट, शटल कोर्ट नहीं माँ जी, आज मैं हाई कोर्ट जा रही हूँ। मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ माँ जी। सरकारी बहुए, अब तुम लोग अपने अपने काम पे जाओ। इस तरह कहकर तीनों बहुएं घर से बाहर निकल आती है और एक ही गाड़ी में बैठ के अपने अपने काम के लिए तीनों निकल जाती हैं। कार आके पहले पुलिस स्टेशन पे रुकती है। ऐसा ही अनामिका उतर के पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। वहाँ पे उसे एक चेन स्नैचर दिखता है। वो उसे जाकर जोर से मारती है और पूछती है चुराया हुआ चेन उसने कहाँ छुपा रखा है। अगला स्टॉपेज था कोर्ट। लॉयर अवंतिका गाड़ी से उतर के सीधा कोर्ट चली जाती है। फिर अपूर्वा गाड़ी लेके सीधा अस्पताल चली जाती है। वहाँ पेशेंट को देखकर वो मुस्कुराती है और अच्छे से जांच करती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह के 6 बजे अमीर विधि फोन पर बातचीत करते करते वो बाहर निकल आती है। वो देखती है तीनों बहुएं साड़ी पहनी हुई है और अपना अपना काम कर रही है। बड़ी बहू अनामिका बगीचे में बैठकर फूलों का माला बना रही है। दूसरी बहू आंगन की साफ सफाई कर रही है और तीसरी बहू टमाटर मिर्ची को कूट रही है। तभी अमीर विधि अपूर्वा के पास जाती है। छोटी बहू, ये तुम क्या कर रही हो? टमाटर मिर्ची की चटनी बना रही हूँ। मिक्सी में भी तो बना सकती हो बहू। मेरी सास कहती है कूट के बनाने से इस चटनी का स्वाद अच्छा होता है, तभी वो पेट भर के खाती है और बहुत खुश होती है। उसकी बातें सुन के अमीर विधि बहुत खुश होती है। फिर वहाँ से वो बड़ी बहू जो कि माला बना रही थी उसके पास जाती है। तुम क्या कर रही हो बड़ी बहू? बगीचे से फूलों को तोड़कर मैं उनका माला बना रही हूँ। सासू माँ पूजा करने के दौरान भगवान को चढ़ाएंगी। बाजार से भी तो मिल जाते हैं ना बहू। पर सासू माँ को वो पसंद नहीं। वो बहुत पहले के फूल तोड़े होते हैं, फिर पता नहीं किस किस के हाथ जाता है और उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। माँ जी को ताजे फूलों का माला चाहिए, इसीलिए बना रही हूँ। अनामिका की बातें सुन के अमीर विधि संतुष्ट होती है और तीनों बहुओं को अपना अपना काम करते देख बहुत खुश होती है। तुम तीनों को देखकर मैं बहुत खुश हुई। घर की बहू के तरह नहीं, तुम लोग सरकारी नौकरी की तरह काम कर रही हो। अनामिका एसआई का यूनिफॉर्म पहन के माला बना रही है। अवंतिका लॉयर का कोट पहन के साफ सफाई कर रही है और अपूर्वा एप्रन पहन के सिलौटी में चटनी पीस रही है। सच में संस्कारी सरकारी बहुएं हो तुम तीनों। शारदा बहुत किस्मत वाली है। ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। शारदा जो सोफे पे बैठी थी उसके पास जाती है। शारदा, तुम्हें देखकर मुझे जलन हो रही है। अच्छा होता अगर तुम्हारे तरह मेरे भी 3 बेटे होते, पर मेरे बेटे बहू का तो डाइवोर्स हो गया। वो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। परेशान मत हो विधि, एक ना एक दिन सब अच्छा होगा। शारदा उसे समझाने लगती है। उधर बाहर शारदा के बताए मुताबिक तीनों बहुएं अपना अपना काम करती है और साथ ही निष्ठा के साथ अपनी नौकरी भी करती है और इस तरह सभी लोग एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताती हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।